जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपको भारतीय संविधान की यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत से, और हमने आपकी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी कर दी है। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ वो पूरा कर दिया है, और इस समय हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक भाग में हमने बता दिया था कि संविधान की 3 विशेषताएं आपको बता दी थी। हमने आपको बताया था थोड़ी सा 2 मिनट का रिवीजन, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हमने बताया था कि मूल भावना और संवैधानिक तत्वों की दृष्टि से जो हमारा भारतीय संविधान है बहुत ही अद्वितीय है। इसको बनाने में क्या किया गया, 60 देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया, और हमें जो तत्व हमारे देश के हिसाब से अच्छे लगे हमने उन तत्वों को इस विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया। ये आपको हम संवैधानिक स्रोतों से जब पढ़ाएंगे, संवैधानिक स्रोत, तब हम आपको डिस्कस करेंगे कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है, और उस दिन हम संविधान को अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और समय समय पर इस संविधान में संशोधन होते रहे। हमने कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन आपको बताए भी थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अलावा केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संसद को शक्ति मिली है उससे वो प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं है। और हमने आपको संविधान की विशेषताएं बताई थी। सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, नम्यता और अनम्यता का समन्वय यानी लचीलापन और कठोरता दोनों शामिल है भारतीय संविधान में, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, यहाँ पर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय देखने को मिलता है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, स्वतंत्र निकायों की भी गठन की बात की गई है भारतीय संविधान में। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बताया गया है, सहकारी समितियों के बारे में भी बताया गया है। तो अब हमने कौन कौन सा हमने डिस्कस कर लिया था। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, जो पहला था क्या कि सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो भारतीय संविधान है। हमने आपको बताया था वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, उसके भाग वगैरह जोड़ देते हैं तो 470 हो जाते हैं, लेकिन 395 ही याद रखिए। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमने बता दिया था कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, और जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है हमने बताया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके अलावा नम्यता और अनम्यता का समन्वय हमने बताया था कि अगर संविधान संशोधन करना हो तो सामान्य बहुमत से भी हो जाता है, और इसके लिए विशेष बहुमत की भी प्रक्रिया अपनाई गई है किसमें, भारतीय संविधान में। और एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। तो मतलब भारतीय जो संविधान है उसमें कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसके क्या मतलब हुए, इसके 2 मतलब हुए। इसके 2 मतलब क्या हुए कि जो संघ बना है ये संघ और राज्यों के बीच कोई भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, आके राज्य स्वयं शामिल हुए थे संघ में। और दूसरा कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो हमारी संघीय व्यवस्था है इसे कुछ लोग अर्ध संघीय भी कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है वहाँ पर जो चलती है उसमें राज्य अलग हो सकते हैं। हालांकि अब कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि उनने साथ मिलकर अपने इतने मामले फैला रखे हैं कि अब अलग होने का मतलब
बहुत दिक्कत होगी। इसलिए 50 राज्य हैं यूएसए में, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो चाहें तो अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई भी भारत से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब हम आज पढ़ाएंगे, आज के लेक्चर में रहेगा सरकार का संसदीय स्वरूप। कौन सा? सरकार का संसदीय स्वरूप। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, फिर एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। हम इतने आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य रहेंगे। तो आज जो दूसरा पार्ट है संविधान की विशेषताओं को, वो शुरू करते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, इसका क्या मतलब है? भारत ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। किसको अपनाया है? भारत ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने क्या किया है? अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया, बल्कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली क्या है? वहाँ पर राष्ट्रपति जो है हेड रहता है, लेकिन यहाँ पर संसद जो है सर्वोच्चता दी गई है संसद को। तो याद रखिएगा, भारत ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है भारत ने? तो ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में क्या है? संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई, उसमें क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। संसदीय व्यवस्था का गुण है। और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है? जैसी अमेरिका ने अपनाई है, यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। तो याद रखिएगा, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है भारत की संसदीय व्यवस्था। अब हम आगे चलते हैं कि जो संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताना है? सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप के नाम से जाना जाता है, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो संसदीय सरकार को 3 नाम से जाना जाता है, एक मंत्रिमंडलीय सरकार, एक उत्तरदायी सरकार, एक वेस्टमिंस्टर रूप। सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप जो है, इस नाम से संसदीय सरकार को जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की कौन कौन सी विशेषता हैं? तो भारत में संसदीय प्रणाली की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी देख लेते हैं। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, मतलब वास्तविक कार्यपालक कौन हुआ? जैसे प्रधानमंत्री की बात की जाए, और नाम मात्र के कार्यपालक जैसे राष्ट्रपति की बात की जाए। बहुमत पाने वाले दल की सत्ता, जो भी बहुमत से आता है, चुनाव जीतकर जिस भी पार्टी का बहुमत रहता है, तो वही यहाँ पर सरकार चलाता है संसदीय व्यवस्था में। इसके अलावा विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, तो मतलब अगर विधायिका कुछ कहेगी तो कार्यपालिका को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर जवाबदेही उसकी तय होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, जो विधायिका होगी उसमें मंत्री जो हैं उनको सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पीएम सीएम का नेतृत्व, केंद्र में पीएम नेतृत्व करते हैं और राज्य में सीएम नेतृत्व करते हैं सरकार का। इसके अलावा निचले सदन का विघटन, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, इन दोनों का विघटन हो जाता है। ये जो है भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के रूप में है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, पीएम सीएम का नेतृत्व, मतलब केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम, निचले सदन का विघटन हो सकता है, मतलब केंद्र में लोकसभा का विघटन होगा और राज्य में विधानसभा का विघटन होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है? भारत में प्रधान जो है, जो भारत में देश का प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है। इसलिए भारत कहा जाए तो एक गणतंत्रात्मक राज्य कहा जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने संसदीय व्यवस्था तो अपनाई है, लेकिन वहाँ का जो है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन राजतंत्र के साथ जुड़ी हुई है। भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। तो गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। तो भारत में राष्ट्रपति जो हैं निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था
व्यवस्था है, इसे याद रखिएगा। और संसदीय व्यवस्था में पीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मोदी सरकार। तो याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था में पीएम की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। तो ये जो हमारा था, ये सरकार का संसदीय स्वरूप के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान की विशेषता में। अब हम आते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। क्या समन्वय है? भारत में जो है, भारत ने संसदीय संप्रभुता भी अपनाई, न्यायिक सर्वोच्चता भी अपनाई, लेकिन दोनों में समन्वय अपनाया। जबकि संसदीय संप्रभुता जो है ब्रिटेन में है और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, भारत ने क्या किया है, इन दोनों के समन्वय को अपनाया। ना भारत ने संसद की संप्रभुता दी है, ना ही न्यायिक सर्वोच्चता को बिल्कुल ऊपर रखा है, बल्कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, उन दोनों में एक अद्भुत समन्वय बनाया गया है। तो क्या मतलब होता है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो अमेरिका के न्यायालय से कम है। क्योंकि आप जानते हैं ना, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में कहा गया है विधि की नियत प्रक्रिया, लेकिन भारतीय संविधान में इसी शब्द को ये कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में है ये, द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और वहीं दूसरी ओर संसद भी क्या कर सकती है, संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो ये भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में एक अद्भुत समन्वय है। अब आते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। भारतीय संविधान जो है एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। अब चलते हैं थोड़ी एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था या स्थापना करता है, कहा जाए, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र भी है। एकीकृत कैसा है? निचली अदालतें, उसके ऊपर जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय, उसके ऊपर फिर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो ये एकीकृत का सिस्टम है। ये देखिए, जो एकीकृत का सिस्टम है, सबसे पहले क्या रहा, निचली अदालतें, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पर है। तो ये जो क्या है, ये एकीकृत व्यवस्था हो गई। और इसमें कहा गया स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, हालांकि जो है संसद उस पर अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर उस पर अंकुश लगा सकती है। इसी प्रकार न्यायपालिका भी अंकुश लगा सकती है अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों पर। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। यहाँ पे बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में रहती है। संविधान का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे स्वतंत्र है न्यायपालिका? एकीकृत हमने बता दी कि निचली अदालतें, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अब जो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात आती है, तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? न्यायाधीशों के कार्यकालों की सुरक्षा की गई है। निर्धारित सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं, ऐसे नहीं कि बदलते रहें आदमी हर बार आके। और जो है न्यायाधीशों के कार्यकालों की सुरक्षा भी की गई। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं या फिर 6 वर्ष की अवधि तक, आप जानते हो, लेकिन 6 वर्ष तो बहुत कम ही रह पाते हैं, इसलिए 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इसके अलावा निर्धारित सेवा शर्तें जो हैं वो भी जो है न्यायालय की वो सब डिसाइडेड रहती हैं।
संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के खर्चों का वहन, सर्वोच्च न्यायालय के जो खर्चों का वहन किया जाता है वो देश की संचित निधि से किया जाता है। उसके बाद विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है और अवमानना के लिए दंड की शक्ति है। तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पहला किया गया है न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, दूसरा किया गया है निर्धारित सेवा शर्तें, तीसरा जो है संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के खर्चों का वहन किया जाता है। इसके बाद विधायिका में न्यायाधीशों के काम करने पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। तो और अगर जो इसे नहीं मानता उसे अवमानना के लिए दंड दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका हमने जिक्र किया। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा हमने आपको आज क्या क्या बताया। आज हमने सरकार का संसदीय स्वरूप बताया जो भारत ने ब्रिटेन से अपनाया है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो है जो उसका प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख, वो उत्तराधिकारी होता है। लेकिन भारतीय संविधान की में इसमें क्या है, संसदीय स्वरूप में जो भी राष्ट्र प्रमुख होता है वो भी निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसके अलावा हमने आपको दूसरा इसके बाद क्या बताया था कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता जो है उन दोनों में समन्वय है। इसके अलावा संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में देखने को मिलती है और न्यायिक सर्वोच्चता हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। लेकिन भारत ने इन दोनों के बीच समन्वय बना रखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा शक्तियों के आधार पर संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और वहाँ संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर क्या कर सकता है, संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है यहीं पर पूरा होता है। आज हमने आपको 3 विशेषताएं बताई भारतीय संविधान से संबंधित। तो टोटल अभी तक आपकी 7 विशेषताएं हो चुकी हैं और जो इसके आगे की विशेषताएं हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और आप सभी लगातार पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आपको सारे जो हैं प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।